नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश के रिकांगपिओ से उत्तराखंड के हरिद्वार जा रही एचआरटीसी की बस चट्टानों के गिरने के कारण हादसे का हुई शिकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किन्नौर जिला में भूस्खलन की घटना पर शोक किया व्यक्त। विधानसभा के 8वें दिन आरएसएस पर टिप्पणी मामले में सदन में विपक्ष का हंगामा। सत्ता पक्ष पर लगाए कांग्रेस विधायकों को धमकाने के आरोप। विपक्ष के सदन से वॉकआउट को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिया करार। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के रिकांगपिओ से उत्तराखंड के हरिद्वार जा रही एचआरटीसी की बस चट्टानों के गिरने के कारण हादसे का शिकार हो गई। हादसा हिमाचल के किन्नौर जिला के पास निगुलसेरी में पहाड़ से मलबा गिरने के कारण हुआ है। 40 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। खबर लिखे जाने तक 10 शव बरामद हुए हैं और 14 घायलों को रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ, सेना, पुलिस और स्थानीय लोग घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे हुए हैं। वहीं किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से राहत बचाव कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया है। हाँ, मेरे चुनाव क्षेत्र जिला किन्नौर में बहुत ही दर्दनाक घटना घटित हुई है। करीब 12 बजे के आसपास जो निगुलसारी हमारा गांव है, जो नेशनल हाईवे पर है, नेशनल हाईवे 05 पर है, उससे कोई 2.5 किलोमीटर पीछे जो है वहाँ पर चट्टानों के सरकने से एक बस उसके चपेटे में आ गई और बस अभी भी दबी हुई है और कुछ छोटी गाड़ियों के दबने का अंदेशा है। एक टिप्पर भी वहाँ पर दबा हुआ है। अभी बस के अंदर एग्जैक्टली कह रहे हैं कि 20 से 30 आदमी हो सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर उसमें से निकलने में जो है सफल हुआ है। तो ड्राइवर भी शॉक में है, पूरा बता नहीं पा रहा है। तो अभी एक छोटी गाड़ी में से भी एक आदमी को जो है रेस्क्यू किया गया है, जो वहीं पे जो किसी कंपनी में काम करता था, वो गाड़ी से तेल भरने जा रहा था ज्योरी की तरफ। बाकी जो है मौके पे अभी रेस्क्यू के लिए दोनों तरफ से, रामपुर की तरफ से आईटीबीपी है, इधर से हमारे पुलिस और प्रशासन है, परंतु अभी भी जो है लगातार चट्टानें वहाँ पर गिर रहे हैं, जिस कारण वहाँ पर जाके बस पे जो लोग फंसे हुए होंगे या जो इंजर्ड होंगे, किसी तरह से भी उनको राहत हम नहीं दे पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला किन्नौर के निगुलसेरी के निकट भूस्खलन की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है, जिसमें हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस सहित कुछ अन्य वाहनों के फंसने के कारण लगभग 40 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईटीबीपी, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, पुलिस बल और जिला प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि बस चालक और परिचालक सहित अन्य कुछ लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है और अन्य लोगों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि घायल लोगों को चिकित्सीय उपचार प्रदान करने के सभी प्रबंध किए गए हैं और जिला प्रशासन को घायलों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत कर इस घटना के बारे में जानकारी ली और राहत और बचाव कार्य के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। सूचना मिली है, जानकारी ही है, अभी तक पूरी जानकारी में लेने से पहले कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन निगुलसराय के पास पहाड़ के धंसने से वहाँ एक बस और बस के साथ साथ ये भी संभावना की हो सकता है छोटी गाड़ी भी कोई हो, ऐसे भी इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या है, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से बाहर अभी निकला ही हूँ और मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया है, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर किया जा सकता है वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई। एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पे रख दिया गया है और जैसे ही हमको थोड़ी और जानकारी, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत जो है आगामी इस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिमला के समीप क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र क्रैक नैनो मशोबरा का दौरा किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह केंद्र डॉक्टर वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां सेब की विभिन्न किस्मों पर शोध कार्य किए जा रहे हैं, जो प्रशंसनीय है। उन्होंने वैज्ञानिकों को इस संस्थान में सेब की अधिक पैदावार वाली उत्तम किस्मों के विकास पर कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यह केंद्र शीतोष्ण बागवानी में शोध और तकनीकी को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने जिला किन्नौर के न्यूगलसेरी के निकट हुए भारी भूस्खलन की घटना पर शोक व्यक्त किया है, जिसमें कई लोगों के मलबे में दबने की आशंका है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार मलबे में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और भारतीय तिब्बत सीमा बल की टीमें घटनास्थल पर बचाव अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। राज्यपाल ने आशा व्यक्त की है कि मलबे में फंसे हुए सभी लोगों को शीघ्र सुरक्षित निकाल दिया जाएगा। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के 8वें दिन कांग्रेस विधायकों ने सदन में खूब हंगामा और नारेबाजी की। दरअसल आरएसएस पर टिप्पणी के बाद कांग्रेस विधायक को धमकाने का मामला प्रश्नकाल से पहले उठाने की मंजूरी न मिलने पर विपक्ष ने सदन में नारेबाजी और विधानसभा अध्यक्ष के आसन का घेराव करने के बाद सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक सदन को नहीं चलने दिया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज के साथ कांग्रेस विधायकों की तीखी नोकझोंक भी हुई। सदन में माहौल गरमाने पर सत्ता पक्ष से मंत्रियों और विधायकों ने भी नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार अपने मंत्रियों को और मुख्यमंत्री खुद धमकियां मिलने पर Z+ सिक्योरिटी ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा के विधायक सदन के अंदर कांग्रेस के विधायक को धमकी दे रहे हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के 8वें दिन बुधवार को कांग्रेस विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा और नारेबाजी की। मंगलवार शाम को सदन में कांग्रेस के विधायकों की ओर से आरएसएस पर टिप्पणी करने के मामले में सदन बुधवार को भी गरमाया रहा। विपक्ष ने प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही सदन में अपनी बात नहीं रखने देने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू किया और नारेबाजी की, जिसका सत्ता पक्ष ने विरोध किया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार भी सभी सदस्यों से बैठने का अनुरोध करते रहे। इसी बीच विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। मंगलवार को कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने आरएसएस पर एक टिप्पणी की थी और उनकी इस टिप्पणी समेत भाषण को स्पीकर ने कार्यवाही से ही हटा दिया था। इस घटनाक्रम के बाद विपक्ष बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हंगामा करने लगा। स्पीकर विपिन सिंह परमार ने कहा कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को धमकाया जाए तो यह सही नहीं है। नारेबाजी करते हुए कांग्रेस विधायक दल के सदस्य बेल में चले गए और उन्होंने आसन का घेराव किया। शोर शराबे के बीच ही प्रश्नकाल शुरू किया गया। सत्ता पक्ष के विधायक मंत्रियों से सवाल पूछते रहे, लेकिन विपक्ष की नारेबाजी जारी रही। 11:35 पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अध्यक्ष आज भी कहे, आपके सबके सामने कहा है कि मैं जो है आरएसएस की विचारधारा का हूँ और कहते हैं कि राष्ट्रपति भी आरएसएस विचारधारा का है, गवर्नर भी आरएसएस विचारधारा का है। ठीक है, किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं, परंतु जब इन कुर्सियों के ऊपर, इन आसनों पे बैठते हैं, राष्ट्रपति जो होता है पूरे देश का होता है, वो एक आरएसएस का राष्ट्रपति नहीं हो सकता, गवर्नर जो है आरएसएस का नहीं हो सकता, स्पीकर आरएसएस का नहीं हो सकता। उसको जो है हिंदुस्तान के जो संविधान है, संविधान के प्रावधानों के तहत चलना है, उसकी शपथ इन्होंने ली हुई है। तो आज ये क्लियर हो गया है कि ये जो आसन पर बैठे हुए लोग हैं, ये जो एक संकीर्ण विचारधारा है, जो जहर देश के अंदर आज आरएसएस की विचारधारा ने फैलाया है, इस देश की एकता और अखंडता को खतरा है, इस देश के जनजातीय लोगों को खतरा है, इस देश के शेड्यूल कास्ट के लोगों को खतरा है, इस देश के ओबीसी के लोगों को खतरा है। तो हम इसकी लड़ाई जो लड़ रहे हैं कि ये जो जहर जो आज देश के अंदर फैलाया जा रहा है, उसका जो है प्रतीक आज आपने देख लिया है। और पहली बार हुआ होगा किसी विधानसभा में, सत्ता में लोग हैं, सत्ता के विरोध तो नारे लगते हैं, विपक्ष के विधायक के खिलाफ नारे कौन लगा रहे हैं? मंत्री नारा लगा रहा है। मंत्री उस समय जो है डिबेट में था नहीं, बाहर से जो है शायद उनको भेजा गया। 10-11 विधायक लेके ऐसे आए वेल हाउस के अंदर जैसे कि वो लड़ना चाहते हैं। राकेश पठानिया वहाँ पर जो मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं। वीरेंद्र कंवर जो है कहता है तू कहता है, उसके शब्दों को नहीं निकाला जा रहा है। वो कहता है कि भाई जो मैंने बात रखी है उसको एक्सपंज किया जाए, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को जो है निकाला जाता है। आज तक मैंने अपने जितने विचार लगातार 4 बार जो है, मुझे चौथा बार जो है टेंडर मिला है, कभी मैंने जो है अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कभी भी विधानसभा के किसी भी जिसमें मैंने भाग लिया नहीं किया। तो आज जो है एक बोलने की जो आज़ादी है विधायक की सबसे बड़ी, उसी आज़ादी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और जो तरीका अपनाया जा रहा है, ये
जो भाजपा की सरकार की तरफ से और आसन की तरफ से ये जो है वाकई निंदनीय है। और इस किस्म का रवैया चलेगा तो इस देश की आज़ादी को खतरा है, इस देश के लोकतंत्र को खतरा है और लग रहा है कि हिटलरशाही जो है देश में जो है जल्द आने वाला है। वहीं सदन से विपक्ष के वॉकआउट पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन में पिछले कल भी विपक्ष की तरफ से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार देखा गया और आज भी इसी तरह का व्यवहार देखा गया है। मंगलवार को भी 3 बार विपक्ष के सदस्य सदन से बाहर गए और आज भी ऐसा ही हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की तरफ से नियम 67 के तहत महंगाई पर नोटिस दिया गया, लेकिन सदन में गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। विपक्ष के नेता बेल में आकर धमकी देने और चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के व्यवहार से सदन की परंपराओं को ठेस पहुंची है। विपक्ष की तरफ से जिस प्रकार का व्यवहार किया गया वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। रोज का एक तरह का इस प्रकार का एक व्यवहार बन गया है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। सदन की मर्यादा जिस प्रकार से बार बार जो है वो अपमानित हो रही है वो उसके अनुरूप नहीं है जो उनका व्यवहार है। सदन में नोकझोंक होती है स्वाभाविक रूप से, तर्क वितर्क होना कोई भी बुरी बात नहीं, लेकिन इस प्रकार से कि हर रोज 2-2 बार 3-3 बार सदन से वॉकआउट करना और बिना वजह के बिना किसी गंभीर विषय के इस प्रकार से और धमकियां देना और जिस प्रकार से आसन का विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष के बारे में वहां आसन के पास जाकर के नारे लगाना और टिप्पणी करना और टिप्पणी करने के साथ साथ में आज तो कुछ सदस्यों ने यहाँ तक के विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष के खिलाफ भी नारे लगाए जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में इस प्रकार से जो है वो न पहले किया है और न ही आने वाले समय में होना चाहिए। इसलिए विपक्ष की भूमिका उनको सुनिश्चित करनी है। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, चर्चा सार्थक रूप से हो रही है, लेकिन उसके बावजूद वो जिस प्रकार से व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। खालिस्तान समर्थकों से मिल रही धमकियों के बीच कांग्रेस ने विधानसभा परिसर में तिरंगा फहराकर खालिस्तान समर्थकों को चुनौती दी है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने दोनों दलों के विधायकों को दोपहर 1 बजे तिरंगा लहराने की अपील की थी, लेकिन इस बीच सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध हो गया। कांग्रेस ने आधा घंटा पहले ही विधानसभा परिसर में तिरंगा फहराया, जबकि भाजपा विधायकों ने अलग से झंडा फहराया। खालिस्तान समर्थक एवं सिख फॉर जस्टिस संगठन के गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने कथित तौर पर धमकी दी है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को तिरंगा नहीं फहराने दिया जाएगा। खालिस्तानी समर्थकों के धमकियों का जवाब देने के लिए विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा परिसर में तिरंगा फहरा दिया। सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों दलों के विधायकों को दोपहर 1 बजे तिरंगा लहराने की अपील की थी, लेकिन इस बीच सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध हो गया। कांग्रेस ने आधा घंटा पहले ही विधानसभा परिसर में तिरंगा फहराया, जबकि भाजपा विधायकों ने अलग से झंडा फहराया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि तिरंगा फहराने को लेकर मिल रही धमकियों के बीच एकता का परिचय देते हुए विधानसभा परिसर में तिरंगा झंडा हाथ में लेकर प्रण लिया गया कि हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त को मुख्यमंत्री और मंत्री तो तिरंगा फहराएंगे ही, बल्कि प्रदेश का हर नागरिक भी अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे, ऐसी सभी से अपील की गई है। इस दौरान राष्ट्रगान और वंदे मातरम गाया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की ओर से सभी सदस्यों की ओर से एक बहुत ही बेहतरीन सुझाव हमारे पास आया कि हम ऐसी परिस्थिति में जब हर वर्ष बहुत उत्साह और उल्लास के साथ 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसको मनाते हैं, और इस बार में अलग तरह की परिस्थितियों में जहां लगातार कुछ ऐसी शक्तियों के द्वारा मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री के साथ साथ विधायकों को धमकियां आ रही हैं, ऐसे में हमको एक सॉलिडेरिटी का एक एकता का परिचय देते हुए यहाँ से एक शुरुआत करनी चाहिए विधानसभा के परिसर से, और तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के एक प्रण लेना चाहिए कि
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री और मंत्री तो तिरंगा झंडा फहराएंगे ही 15 अगस्त को, लेकिन इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक से हम आह्वान कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि सभी लोग हिमाचल प्रदेश में अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा 15 अगस्त को फहराएं। और उसके लिए हमने एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें विक्रम सिंह जी हमारे माननीय मंत्री हैं, उनको कहा कि झंडे की उपलब्धता सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार से जो है सभी विधानसभा क्षेत्र में वो झंडे उपलब्ध करा करके जितने हो सकते हैं उपलब्ध करा करके दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि खालिस्तान समर्थकों की तरफ से धमकियां दी जा रही है, लेकिन धमकियों से वह डरते नहीं। 15 अगस्त को हर कांग्रेस विधायक और प्रदेश के लोग अपने घर पर झंडा फहराएंगे। तिरंगे का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने देश के लिए कुर्बानी दी है। देश को आजाद कराने में कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ रहा है। देश के लिए 2 प्रधानमंत्रियों ने अपनी जान तक दे दी। आगे भी यदि भारत पर कोई संकट आएगा तो कांग्रेस हमेशा आगे खड़ी रहेगी। खालिस्तान समर्थकों द्वारा जो धमकियां दी जा रही है उससे कांग्रेस डरने वाली नहीं। हर जगह तिरंगा फहराया जाएगा। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर युवा जागृति संगठन द्वारा नाबार्ड के सौजन्य से आयोजित हथकरघा से आत्मनिर्भर प्रदर्शनी का शिमला की इंदिरा गांधी खेली परिसर में उद्घाटन किया। उन्हें बताया कि प्रदेश में 89% बुनकर इस क्षेत्र में अंशकालिक रूप से कार्य कर रहे हैं और प्रदेश में हथकरघा क्षेत्र में लगे 13,572 परिवारों में से 13,260 हथकरघा ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जिनमें अधिकांश कारीगर महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के समय में हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहन प्रदान करने और समृद्ध विरासत को संजोए रखने और इनकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नाबार्ड व अन्य संस्थाओं को आगे आना होगा। नाबार्ड ने गांव में रहने वाले लोगों और हथकरघा से जुड़े लोगों को बेहतर मंच देने के उद्देश्य से शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में हैंडलूम प्रदर्शनी का आयोजन किया। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी का उद्घाटन उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने किया। इस दौरान शिमला में 4 जिलों से हथकरघा उद्योग से जुड़े लोग, जिसमें मंडी, शिमला, कुल्लू और चंबा के कारीगरों ने अपने उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई। हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी में लोगों के लिए कपड़े, टोपी और अन्य उत्पाद रखे गए हैं। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गांव में हथकरघा को मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा है कि लोकल फॉर वोकल के माध्यम से गांव में काम किए जा रहे हैं। लोगों का जीवन बेहतर हो, उन्हें भी रोजगार मिले, इसके लिए प्रयास किए जाएं। उद्योग मंत्री ने कहा कि हथकरघा उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके उत्पादों को अच्छे मंच तक पहुंचाने के लिए ई-कॉमर्स कंपनी के साथ MOU साइन किया गया है, जिससे ग्रामीण लोग अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचा सकेंगे। साथ ही उनके उत्पाद का उन्हें अच्छा पैसा भी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि हथकरघा से जुड़े लोगों को लाभ मिले, इसके लिए योजना बनाने की जरूरत है। यह प्रदर्शनी 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें हथकरघा से बने उत्पाद बेचे जाएंगे। इस प्रकार से नाबार्ड को ग्रामीण के साथ जोड़कर हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा बैंक है जो गाँव के लोगों के उत्थान के लिए बना है और उसी में इन सब का ये कहना है कि उनको ये काम भी दिया गया है कि गांव के अंदर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी, जैसे अभी हम हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के साथ जुड़ी हुई जो आज की जो सारी की सारी चीज़ें यहाँ देख रहे हैं, और इन्होंने एक अटैम्प्ट किया है कि यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई है। गांव से जो बुनकर है वो यहाँ पे आए हैं, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का जहाँ पे सामान जो है वो लेके आए हैं, और ये इनकी कोशिश है कि गाँव के व्यक्ति, गाँव का बुनकर जो है वो अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी यही सोचना है कि वोकल फॉर लोकल का नारा देते हैं, और उन्होंने तो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट डे के ऊपर ये बात बार बार कही है कि गांव के उत्थान के लिए, गांव के कामगार के लिए, गांव के कारीगर को हम किस प्रकार से उठा सकते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार की अटेम्प्ट नाबार्ड के द्वारा हुई है, जिस प्रकार की अटेम्प्ट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट हिमाचल प्रदेश की तरफ से हुई है, निश्चित तौर से कामगार को इसका फायदा होगा। वहीं मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड दिनेश रैना ने बताया कि नाबार्ड का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में कार्य करने वाले व्यक्ति के विकास के प्रति सतत रूप से कार्य करना है। उन्होंने कहा कि देश में 102 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन कर ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास में नाबार्ड द्वारा योगदान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी लगभग 60,000 समूह का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी में हिमाचल प्रदेश के लगभग 12 स्वयं सहायता समूह और हथकरघा कारीगर भाग ले रहे हैं, जिसमें चंबा, कुल्लू, मंडी व शिमला शामिल है। वीवर्स जो हैं, ये एक सर्वे हुआ है, उससे ये पता चला है कि वीवर्स की जो इनकम है, मेजॉरिटी की इनकम पर मंथ 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये वीवर्स हैं, इतने स्किल्ड हैं, इतना इनके पास हुनर है, मगर इनको मात्र 5,000 रुपये महीने की कमाई होती है। तो
ये बहुत ज़रूरी है कि इनके जो उत्पाद हैं उनको हम आम जनता तक पहुंचाएं, ताकि वो इनकी अच्छे प्रोडक्ट्स जो बने हैं उसको देखें और ख़रीदें, ताकि इनकी इनकम बढ़े। उसी कड़ी में हमारा एक ये प्रयास है कि हमने आज 3 दिवसीय यहाँ पे एग्जीबिशन कम सेल ऑर्गेनाइज़ करी है। हम उम्मीद करते हैं कि शिमला एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, प्लस यहाँ के लोकल लोग भी हैं, तो वो सब इन उत्पादों को देखेंगे और इतने आकर्षक हैं कि तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो यहाँ पे अच्छी खरीद भी करेंगे। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने प्रदेश सचिवालय में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने इस नियुक्ति के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का धन्यवाद किया। उन्हें कहा कि यह अहम दायित्व है और हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्हें कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के कई मामले सामने आ रहे हैं, जैसे बरसात से नुकसान, बाढ़, बादल का फटना, लैंडस्लाइड और कोरोना महामारी। रणधीर शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों पर प्राकृतिक आपदा के समय एक अच्छा प्रबंधन प्रदेश को मिले, इसको लेकर वे कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। निश्चित रूप से बहुत ही अहम दायित्व है, विशेषकर हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर आपदाएं होती रहती हैं। कुछ प्राकृतिक आपदाएं, चाहे वो बरसात से बाढ़ हो, लैंडस्लाइड हो, बादल फटने की घटनाएं हो, और अब तो जिस तरह से कोरोना महामारी भी एक आपदा का रूप ले चुकी है, तो इस सारी परिस्थितियों में आपदा प्रबंधन की विशेष भूमिका रहती है। उस दृष्टि से प्रयास करेंगे। हमारे इस प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, उनके नेतृत्व में कुछ ऐसे सुधार करने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में आपदाएं कम घटें। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपदाएं घटे ही ना, ताकि प्रबंधन की आवश्यकता ही ना हो, परंतु फिर भी कुछ ईश्वरीय प्रकोप होता है, तो ऐसी आपदाओं का उचित प्रबंधन हो, जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत मिले, उनको मदद मिले, समय पर उनकी सुध ली जाए। इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे और कुछ ऐसे कदम उठाने का भी प्रयास करेंगे कि आपदाएं कम से कम घटे। ये कुल मिलाकर सभी जो हमारे विकास से जुड़े हुए विभाग हैं उनके साथ मिलकर ये सब हमें करना होगा। कोशिश करेंगे ये सब करके हिमाचल प्रदेश में आपदाएं कम हो और जो हों उसमें प्रभावित लोगों की उचित समय पर मदद हो। अपनी मांगों के समर्थन में दलित शोषण मुक्ति मंच ने भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बैनर तले शिमला के चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दलितों की मांगों को अनसुना कर रही है। प्रदर्शन के बाद दलित शोषण मुक्ति मंच के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें 14 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा। दलित शोषण मुक्ति मंच ने भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को 14 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा गया। भीम आर्मी के अध्यक्ष रवि कुमार ने धरना प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि दलितों के साथ अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार अपना फर्ज निभाने में नाकाम रही है, जिसके कारण यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चाहे सरकार हो या विपक्ष, दोनों ने दलितों को दरकिनार किया है। शोषण मुक्ति मंच का कहना है कि आए दिन दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन सरकार उनके लिए कोई उचित कदम नहीं उठा रही है। ऐसे में मजबूरन उन्हें विधानसभा का घेराव करना पड़ा। मंच का कहना है कि अब तक विपक्ष भी दलितों को दरकिनार कर रहा है, जिसके कारण दलित समाज आहत हुआ है। मंच का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह को भी मंच ने घेरा। मंच का कहना है कि विक्रमादित्य सिंह भी स्वर्णों के साथ खड़े हैं और दलितों को दरकिनार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार दलितों के अधिकारों पर पूरी तरह से डाका डालकर बैठी हुई है और हिमाचल प्रदेश सरकार तो सरकार विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस सरकार, जिसमें कांग्रेसी विधायक हमारे 17 एमएलए जो दलित समुदाय से आते हैं और उनकी वोट से चुनकर यहाँ जो हिमाचल के लोग आए हैं ये उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हुए हैं और हमारे जो विधायक है वो मुख्य दर्शक बने हुए हैं और हमारी जो मांगे हैं संविधान से रिलेटेड और जो हमारे स्कॉलरशिप, बच्चों का स्कॉलरशिप, संविधान के ऊपर जो ये लोग जो गैर जिम्मेदाराना संगठन का एक पदाधिकारी है वो संविधान को गाली देता है, बाबा साहब को गाली देता है और यहाँ तक कि वो एट्रोसिटी एक्ट के अधिकारों पर उंगली उठाता है। तो इस तरीके के लोग जो है संविधान को
तहस नहस करने का एक मन बना चुके हैं। और हिमाचल में बैठे विधायक जो है कांग्रेस के विधायक जो है कांग्रेस के, जिनका नाम विक्रमादित्य सिंह है, और वो दलितों के ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं। और उनके जो कल का जो बयान है, अगर उन्हें सवर्णों से ही उन्हें सब कुछ करना है और उनको सवर्णों से ही प्यार है, तो ये दलित समाज का जो उनके पिताजी ने सम्मान रखा था, उनके पिताजी जो है सभी समुदायों को लेकर साथ चलते थे, लेकिन जो उन्होंने कल हरकत की है उससे पूरा दलित समाज आहत है। और उससे आहत होकर जो है आज यहाँ पर अपनी बात रखेगा। तो आगे की जो हमारी रणनीति होगी और हमारा 17 मांगों का एक डिमांड चार्टर्ड है, उसको जो है आज हम मुख्यमंत्री को भी देंगे। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बात अगर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी की जाए तो वर्तमान में यहां उपचाराधीन कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या 18 पहुंच चुकी है। अस्पताल के एमएस डॉक्टर जनकराज ने बताया कि कोरोना एक बार फिर अपने पांव पसार रहा है और संक्रमितों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा भले ही बंदिशों में रियायत दी गई है, लेकिन कोरोना से अभी लोगों को कोई रियायत नहीं मिली है, इसलिए लोगों को खुद ही समझदारी दिखानी होगी और कोविड नियमों का पालन करना होगा। पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पे अगर हम गौर फरमाएं तो कोविड के मामलों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। और हमारे संस्थान की अगर बात करें तो दूसरी जो लहर कोविड की आई थी मई के महीने में, उसके बाद जून तक केसेस की संख्या में गिरावट दर्ज की गई और जुलाई के महीने में लगभग जो भर्ती मरीजों का आंकड़ा है वो 14 से लेकर 8 डिजिट के बीच में वो वेरी करता रहा। कभी 10-12 पेशेंट भर्ती रहे, कभी 8-9 मरीज भर्ती रहे, इस तरह का वेरी होता रहा। पर पिछले कुछ दिनों में भर्ती मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और वर्तमान में हमारे पास अभी 18 मरीज जो हैं वो कोविड की समस्या के चलते यहाँ पर भर्ती हैं। ऐसे समय में, संकट के समय में लोगों से हम केवल एक ही बात कहना चाहेंगे कि बंदिशों में रियायतें सरकार के द्वारा दी गई हैं, कोविड से अभी हमें कोई रियायत नहीं है। और हमें जो कोविड अनुकूल बिहेवियर है इसका पालन सदैव करना है और भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में जाने से बचना है और मास्क का सदैव इस्तेमाल करना होगा। प्रदेश भर में 9 से 15 अगस्त तक चलाए जा रहे स्वच्छता सप्ताह के तहत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बिलासपुर में सफाई अभियान चलाया गया। उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी राजेंद्र कुमार गौतम की अगुवाई में विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपने कार्यालय के बाहर व आसपास सफाई की। परियोजना अधिकारी राजेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि स्वच्छता सप्ताह के तहत उपायुक्त बिलासपुर के निर्देशानुसार यह अभियान पूरे जिला में चलाया जा रहा है। विभिन्न पंचायतों में स्वयं सहायता समूह और ब्लॉक कैंपस में कर्मचारियों द्वारा सफाई की जा रही है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मिलकर कार्य कर रहे हैं। स्वच्छता सप्ताह जो कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत आज हमने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कैंपस में सफाई की, इसमें समस्त कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जो है पंचायतों में महिला मंडलों द्वारा, स्वयं सहायता समूह द्वारा हमारे जो जितने भी कर्मचारी हैं उनके द्वारा ब्लॉक कैंपस की सफाई की जा रही है और इस स्वच्छता सप्ताह को जो है वो काफ़ी सफल बनाया जा रहा है। इसमें माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार जो है ये कार्यक्रम जो है वो पूरे जिले में समस्त विभाग जो है उसको कर रहे हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए इसका सिक्योरिटी सर्वे किया जाना है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की टीम का एयरपोर्ट दौरा प्रस्तावित है, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस पहले ही सर्वे कर चुकी है और एएआई के सर्वे में एयरपोर्ट विस्तार के लिए सही पाया गया है। उपायुक्त कांगड़ा निपुल जिंदल ने बताया कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट विस्तार के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी ऑडिट के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी।
डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल ने बताया कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर जिला प्रशासन ने इसके जद में आने वाले चिन्हित क्षेत्रों में सरकारी निजी भूमि के अलावा भवनों दुकानों तक की पूरी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी है। मौजूदा समय में एयरपोर्ट का रनवे 1370 मीटर लंबा व 30 मीटर चौड़ा है। एयरपोर्ट में 2 बड़े जहाजों को पार्क करने की व्यवस्था है। विस्तार के बाद हवाई पट्टी को 3000 मीटर बनाने की योजना है। एयरपोर्ट विस्तार को लेकर सरकार प्रयासरत है। एयरपोर्ट विस्तार के लिए 2 तरह की स्टडी होनी थी, जिसमें से एक स्टडी हो गई है, जबकि दूसरी स्टडी अभी होनी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा OL स्टडी की जा चुकी है, जो कि एयरपोर्ट विस्तार के लिए सही पाई गई है, जबकि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा सिक्योरिटी ऑडिट की जानी है, लेकिन अभी तक DGCA की टीम ऑडिट के लिए नहीं आई है। प्रदेश सरकार द्वारा एयरपोर्ट विस्तार को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है। एयरपोर्ट विस्तार के लिए सिक्योरिटी ऑडिट के बाद ही आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसमें 2 प्रकार की जो स्टडीज होनी थी, एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा OLS स्टडी की जानी थी और साथ ही साथ जो DGCA द्वारा जो सिक्योरिटी ऑडिट किया जाना था प्रपोज्ड एक्सपेंशन का। तो जो हमारी OLS स्टडी है वो हो चुकी है और वो फेवरेबल है एक्सपेंशन के लिए, परंतु जो DGCA द्वारा जो टीम आनी थी सिक्योरिटी ऑडिट की वो अभी नहीं आई है यहाँ पे। और ये मामला सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा डायरेक्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उठाया गया है पहले भी और निरंतर उठाया जा रहा है। तो उस टीम के आने के बाद ही जब सिक्योरिटी ऑडिट का भी फेवरेबल होगा एक्सपेंशन का, तो जो प्रपोजल इस समय है उसको तभी आगे बढ़ाया जा सकेगा। जिला पर्यटन अधिकारी कांगड़ा का कार्यभार प्रितपाल सिंह ने संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा में पर्यटन की अपार संभावना है। पर्यटक बीड़ बिलिंग, इंद्रुनाग में पैराग्लाइडिंग और पोंग डैम में जल क्रीड़ाएं कर साहसिक गतिविधियां करते हैं। कांगड़ा में चाय के बागान भी है। चाय बागान मालिकों से बैठक करके उनके प्रोडक्ट के विषय में जानकारी हासिल करके इस संबंध में भी पर्यटकों को अवगत करवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग का प्रयास रहेगा कि घाटी में अधिक से अधिक पर्यटकों को यहाँ आने के लिए आकर्षित किया जाए। कांगड़ा घाटी में कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहां पर्यटक जाना चाहते हैं। ऐसे में पर्यटन विभाग का प्रयास रहेगा कि घाटी में अधिक से अधिक पर्यटकों को आने के लिए आकर्षित किया जाए। घाटी में एयरपोर्ट भी है, जिसके माध्यम से हवाई यात्रा करने वाले पर्यटकों को एयरपोर्ट की फ्लाइट्स की व्यापक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं मनोरम चाय बागानों के बारे में भी पर्यटकों को जानकारी पहुंचाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। जिला में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने में भी सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यह बात नवनियुक्त जिला पर्यटन अधिकारी पृथ्वीपाल ने कही। पृथ्वीपाल सिंह ने धर्मशाला में जिला पर्यटन अधिकारी का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले वे ADM भरमौर के पद पर कार्यरत थे। कार्यभार संभालने के उपरांत पृथ्वीपाल ने कहा कि कोविड का दौर चल रहा है। ऐसे में सबसे पहले इस बात पर फोकस किया जाएगा कि सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में कई रमणीक पर्यटक स्थल है। धार्मिक पर्यटन और साहसिक पर्यटन के लिए भी लोग यहाँ आते हैं। ऐसे में प्रयास किया जाएगा कि और अधिक पर्यटक कांगड़ा घाटी भ्रमण पर आएं। साहसिक पर्यटन को लेकर उन्होंने कहा कि वर्तमान में पैराग्लाइडिंग की ओर पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में साहसिक पर्यटन में सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साहसिक गतिविधियों के स्थलों के निरीक्षण किए जाएंगे और अनट्रेन पायलट्स को उड़ान के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए, जैसे कोविड काल में सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, अगर अब उनकी पालना करेंगे तो कोविड के दौरान भी जो है टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो सर्वाइव कर सकती है। तो होटल एसोसिएशन के जितने भी लोगों के साथ एक मीटिंग करके उनको बताया जाएगा कि कोविड की अगर आप अनुपालना करते हैं अपना कार्य, तो लोगों में एक विश्वास पैदा होगा और जो टूरिस्ट जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में आएंगे। तो इसके बारे में प्रयत्न करेंगे हम। पर्यटक तभी किसी जगह पर आते हैं अगर वहाँ पे जो अट्रैक्टिव प्लेसेज है उनके बारे में उनका नॉलेज हो। तो जिला कांगड़ा में अगर देखा जाए तो पर्यटन के सभी पहलू उपस्थित हैं। जैसे धार्मिक पर्यटन भी है, जहाँ पर साहसिक पर्यटन भी है, जहाँ पर शिक्षा से रिलेटेड पर्यटन अगर हम बोले वो भी है, और हमारे पास अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, नदियाँ हैं दिखाने को, जल क्रीड़ाएँ भी है। तो इन सभी को हम विभिन्न माध्यमों से लोगों को जानकारी इसकी देंगे और अपने आप जो पर्यटक हैं वो आएंगे। हमारे पास बड़ा अच्छा यहाँ पर एक सिविल एविएशन का हवाई अड्डा मौजूद है। इस पर भी हम कार्य करेंगे कि लोग जो है इसकी बुकिंग जो है कैसे होनी है, कौन सी एयरलाइंस वहाँ ऑपरेट कर रही हैं, जो लोगों को पता लगे। जहाँ पर बीड़ में, इंद्रुनाग में हमारे जो है पैराग्लाइडिंग होती है, पोंग डैम में हमारे पास जल क्रीड़ा होती है।
तो इन लोगों के साथ मिलके योजनाएं बनाएंगे, जो इनकी समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे। इनकी जो सर्टिफिकेशन है पैराग्लाइडरों की वो जल्दी से जल्दी हो जाया करे, उनमें कोई ज़्यादा इनको झंझट ना उठाना पड़े, ये भी हम देखेंगे। साथ ही साथ जिसके इक्विपमेंट्स हैं उनकी इंस्पेक्शन भी जल्दी से जल्दी हो, इसके बारे में हम थोड़ा कोई प्लान करेंगे, ताकि लोग जो इसमें व्यवसाय में आना चाहते हैं उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लोगों को पहले जानकारी होनी चाहिए कि जहाँ पर हमारे पास उनको दिखाने के लिए या देने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो टी गार्डन के जो ओनर्स हैं उनके साथ बैठ के भी उनके क्या प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक लिस्टिंग करके वो भी विभिन्न सोशल मीडिया के जो हमारे मीडिया के माध्यम है उनके द्वारा लोगों तक पहुंचाएंगे। और बेहतर है कि लोगों को व्यवसाय भी मिलेगा, जहां पर लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मार्केट हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो है एक ज़िला कांगड़ा जो है पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल का एक बहुत अच्छा स्थल उभर के सामने आए, इस बारे में हम कोशिश करेंगे। जिला सोलन के अर्की उपमंडल में बार एसोसिएशन के सदस्य ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से अर्की क्षेत्र के लिए कुछ पुरानी 4 मांगे रखी है, ताकि क्षेत्र की इन मांगों को पूरा कर जनता लाभान्वित हो सके। अर्की मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बार एसोसिएशन के सदस्य व वरिष्ठ अधिवक्ता गंगाराम वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री अर्की दौरे पर आ रहे हैं। इस मौके पर बार एसोसिएशन द्वारा उनके समक्ष कुछ मांगे रखी जाएगी। बार एसोसिएशन के सदस्य व अधिवक्ता गंगाराम ने बताया कि अर्की दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष कई मांगे रखी जाएंगी, जिसमें परिवहन डिपो न होने से लोगों को शादी या अन्य धार्मिक यात्रा के लिए सोलन जाकर बसों को बुक करवाना पड़ता है। इससे जहां उनका समय बर्बाद होता है वहीं पैसा भी खर्च होता है। दूसरी मांग अर्की मुख्यालय में पॉलिटेक्निकल कॉलेज की रखी जाएगी, ताकि स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रदेश के अन्य हिस्सों में न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि अर्की में BSc नर्सिंग कॉलेज की भी बेहद जरूरत है। उन्होंने कहा कि BSc नर्सिंग कॉलेज के होने से बेटियां बाहर न जाकर अपने ही क्षेत्र में नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी और अपने पांव पर खड़ा हो सकेंगी। वर्मा ने कहा कि अर्की में SDM ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस और सभी विभागों के कार्यालय हैं और यहां BDO ऑफिस का होना भी बेहद जरूरी है, ताकि दूर दराज के गांव से आने वाले लोगों को एक ही जगह सभी सुविधा प्राप्त हो सके, जिसके लिए मिनी सचिवालय भी स्थापित किया जाए। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनकी मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है। अब हम सोचते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं तो शायद ये मांग हमारी पूरी हो। पूर्ण डिपो, कंप्लीट डिपो यहाँ पर खुले ट्रांसपोर्ट का, के ऊपर यहाँ जो बसें आती है दूर से आती है, कोई सोलन से आती है, राजगढ़ से आती है, अर्की क्रॉस करती है और फिर वो धर्मशाला अगले जो उनका गंतव्य स्थान है वहाँ पर पहुँचती है। वो चाहे धर्मशाला हो, चाहे ज्वालाजी हो, चाहे हमीरपुर हो, चाहे वो मंडी हो, कोई हो। तो अगर यहाँ पर डिपो खुलता है, हमें शादियों के लिए या किसी कोई कार्यक्रम होता है तो बसें बुक करनी हो तो हमें सोलन जाना पड़ता है, तो बुकिंग सोलन से होती है। हम ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पर डिपो होता है, ट्रांसपोर्ट का डिपो होता है, तो हमारी सारी जितनी बुकिंग होगी अर्की से होगी और हमें इसका बहुत लोगों को बहुत इसका फायदा होगा। नर्सिंग कॉलेज हिमाचल प्रदेश बोले, लेकिन अर्की इससे वंचित रहा है, जिसकी इस वक्त अर्की की वोटिंग ही 91,000 है। जिला सोलन सबसे ज्यादा आबादी इस वक्त अर्की नर्सिंग क्षेत्र की है, 91,000, लेकिन यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज नहीं है। कन्याओं को बहुत फायदा होगा, उनकी सिक्योरिटी रहेगी, यहाँ पर वो पढ़ाई भी कर सकेगी, इसकी टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर लेगी। ये छोटी छोटी से कार्यालय है, 10-15 जो कार्यालय है, ये एक छत के नीचे आ सकते हैं और एक मिनी सेक्रेटरीट बनना चाहिए। अर्की में मिनी सेक्रेटरीट तक तो नहीं बनाया अभी तक। तो हमें सरकार से अनुरोध करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी और यहाँ के जो संभावित उम्मीदवार भी है श्री पाल साहब से, रतन पाल जी से, कि आप भी इसके लिए हमारा साथ दें। प्रदेश सरकार ने राज्य में 15 अगस्त से पहले 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का 100% वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। सिरमौर जिला में 5 दिनों के भीतर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1,31,000 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव सहगल ने बताया कि जिला में विभाग द्वारा 100 टीमें बनाई गई है, जो अलग अलग क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का कार्य कर अभियान को सफल बनाने में जुटी है। वैक्सीनेशन का जो टारगेट है 1,31,000 लोग हमारे यहाँ पे रह रहे हैं 18+ के जो है, तो इसके लिए हमने स्ट्रेटजी बनाई है। DC साहब से भी कल हमने मीटिंग की थी, तो वहाँ पे सब जगह वैक्सीनेशन चल रही है और कल से कोशिश करेंगे कि हम 100 टीम्स जो है कॉन्स्टिट्यूट करके, तो जितना मैक्सिमम हो सके उसका हम करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम करेंगे पूरा। हिमाचल खबरनामा की इस अंक में इतना ही। नमस्कार।